नमस्कार, मैं अंजलि। नमस्ते जी। सबसे पहले नमस्ते रेखा। सबसे पहले आप सबको छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ। मैं जानती हूँ आप सब अपने-अपने घरों में दिवाली की तैयारी में व्यस्त होंगे, पर आज आपको बता दूँ हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ पे जुड़ी हैं जिनका नाम है रेखा। और रेखा आपने वो एक लाइन ज़रूर सुनी होगी, छोटी उँगली पे नचाएगी हमें स्मॉल टाउन गर्ल। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो छोटे टाउन से आई हुई लड़कियां हैं जैसे कि मैं, आप और रेखा, वो दुनिया को नचा सकती हैं अगर चाहें अपनी एक उंगली पर। तो रेखा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बड़ी बिंदी की श्रृंखला संख्या 103 123 में। थैंक यू सो मच अंजलि जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच का और आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस इतने बड़े और इतने शानदार मंच पर आमंत्रित किया। आप लोग इतना अच्छे से इसको चला रहे हैं, इतना हर कोई इसकी चर्चा करता है, बातें करता है, इतने अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वहाँ पे मुझे भी आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं दिल से सच में आभार व्यक्त करती हूँ। आपका, विभा दी का, तो थैंक यू सो मच। यू वेलकम रेखा जी। सो जैसा कि हम सब जानते हैं आपके बारे में रेखा, आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं जी, और पाली जिले के एक गांव से आती हैं। जी। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि गांव से लेकर ये मुंबई की जर्नी कैसी रही आपकी, और जैसा कि मैंने देखा आपको स्कूल के समय से आपको खेल कूद में रुचि थी और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे, तो कैसा समन्वय था आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते वक्त? अ, ऐसा था कि पेरेंट्स का हमेशा से ऐसा था कि किसी भी चीज़ में मतलब रोक-टोक या ऐसा करना वो कभी था ही नहीं। तो वो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि नहीं पापा इस चीज़ के लिए मना करेंगे या मम्मी इस चीज़ के लिए मना करेगी। तो बचपन से ही हम 4 बच्चे हैं जिसमें से मैं सेकंड नंबर पे हूँ, बड़ी दीदी है। तो हमारे घर में सारे बच्चे एकदम सीधे हैं मेरे अलावा। तो सारी तफ़री और ये सब चीज़ें करना मेरा ही काम था, मस्ती करना, साइकिल चलाना, पूरे दिन भाग-दौड़ करना। तो स्कूल में मुझे मैं सच कहूँ ना, बहुत छोटा-सा गाँव है, मुझे नहीं पता था कि गेम्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स क्या होता है, मुझे उस समय ये भी नहीं पता था। बस जी। खेलना पता था। तो एक दिन जब मैं याद है 7th क्लास में थी तो मेरी पीटीआई मैम थी लक्ष्मी मैम, तो वो एक गेम लेके आई जिसे बेसबॉल कहते हैं और हमारे इंडिया में उसे सॉफ्टबॉल कहते हैं। तो उन्होंने लड़कियाँ चूज़ की और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो जब लड़कियाँ चूज़ कर रही थी, मैं भाग के पहले ही वहाँ खड़ी हो गई। इनका मेरे को तो एनी हाउ मैम रहना ही है। तो उस समय दुबली-सी थी, पतली-सी थी, तो मैम ने कहा कि क्या खेलेगी तू, कैसे खेलेगी? बट फिर भी उन्होंने मेरा मन रखने के लिए मेरे को ले लिया। जब प्रैक्टिस हुआ सबका देखा उन्होंने कि कौन कैसा खेल रहा है, तो मुझे याद है मेरा सबसे बेस्ट रहा था और वो बहुत इम्प्रेस हुई थी मेरे से और हम लोगों ने फिर टीम बनाई। मुझे घर पे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पता है? काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया, वो बहुत अच्छी खेलती थी, लेकिन उनके घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। गाँव से बाहर जाना, 4-5 दिन वहाँ पे रुकना, लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ जाएँगे, वहाँ पे खेलेंगे और आएँगे, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को मंज़ूर नहीं थी। और मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी घर पे कि पापा ये खेल हो रहा है, गेम्स स्टार्ट हो रहा है, जाऊँ क्या? तो ये चीज़ कभी मैं बताती थी कि ये हो रहा है, मैं प्राउडली बताती थी एकदम कि मैं खेलने जा रही। तो खेल की शुरुआत मेरी 7th क्लास से हो गई थी, वहीं से आपकी खेलना बात से शुरू एक हुआ बात था। मैं ये समझ पाई हूँ रेखा कि ज़रूरी नहीं कि प्रगतिवादी लोग हम कहीं की शहरों में ही रहते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल भी और ज़रूरी नहीं है। आपके परिवार, जैसा कि आपने कहा कि परिवार का पूरा आपको सपोर्ट था, उन्होंने कभी आपको इसके लिए रोका नहीं। पर बाकी गाँव में कैसा माहौल था इसको लेके? क्या वो बाकी इसको सपोर्ट करते गाँव थे? का तो छोड़िए अंजलि जी, मेरे आस-पास के मेरा परिवार बड़ा है, जैसे कि दादाजी के भाई और ऐसे तो पूरा परिवार बड़ा है। उस पूरे परिवार में कोई भी ऐसी लड़की नहीं देखी मैंने जिसको बाहर गाँव के बाहर जाना है तो उसको अकेले भेज दिया। या तो उसका छोटा भाई उनके साथ जाएगा या फिर मम्मी अगर जा रही है या पापा जा रहे हैं तो वो साथ जाएँगे। तो ऐसा था कि आप अकेले बाहर नहीं जा सकते। आप स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके घर के कामों में होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई करो नहीं करो, घर का काम सीखना ज़रूरी है क्योंकि कल को जाके ससुराल से शिकायत नहीं आनी चाहिए।
ये सारा फ़ोकस्ड रहता था। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मेरे परिवार में नहीं रही, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं थोड़ी-सी ऐसी थी, जल्दी थी। जब मम्मी मेरे को कहती थी कि काम सीख ले, तो मैं मना कर देती थी, नहीं ये मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, मेरे को खेलने दो। तो ठीक है, मम्मी ने भी उतना इस तरह से नहीं किया कि आस-पास के लोग जब मम्मी को कहते थे कि ये ससुराल जाके क्या करेगी? ये लड़कों की तरह रहती है, खेलती है, कूदती है, साइकिल चलाती है, जी। बाइक चलाती है, ससुराल जाके क्या करेगी? मेरी मम्मी मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी मम्मी एक जवाब दे कि तब का तब देखेंगे, वाह। जाएगी तब देखेंगे। इसको काम करना नहीं आता, मम्मी ने कहा ससुराल जाके सीख जाएगी, कोई बात नहीं। तो मेरी मम्मी का जो एटीट्यूड था ना इन सब चीज़ों को लेकर, तो शायद कहीं न कहीं ये चीज़ भी मेरे को सपोर्ट इस चीज़ ने भी मेरे को सपोर्ट किया बिल्कुल। कि रहने दो चीज़ें, जब अपना वक़्त आएगा उन पे हम डील कर लेंगे। क्योंकि तो धीरे-धीरे ऐसे ही अगर चला। अगर हम ऑब्जर्व करें रेखा, तो हम ये देखते हैं कि देखिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये 3 स्टेट्स में हम ज़्यादातर पाते हैं कि स्पेशली साउथ फिर भी बहुत बहुत एडवांस्ड है और बहुत मॉडर्न है लड़कियों जी। की प्रोग्रेस को लेकर, बट ये 3 स्टेट स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, काम चल रहा है, स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। जी। तो उसके बाद आप कैसे पढ़ाई के साथ गेम्स मैनेज करती थी? आपका स्पोर्ट कैसे मैनेज करती थी? देखो मतलब कुछ लड़कियां होती है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है तो गेम्स में कम होती है, और कुछ लड़कियां दोनों में ही अच्छी होती है। कुछ मेरा ऐसा था कि मैं एक पे ही फोकस कर सकती हूँ। तो मुझे उन दिनों ये पता था कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, अगर गेम नहीं आता मेरी लाइफ में तो भी मैं पढ़ाई में उतनी ही डब्बू रहती, मतलब एवरेज मार्क्स लेके आती थी। तो मेरा फोकस मैंने पूरा गेम्स में डाला। मुझे पता था कि मैं यहाँ पे बेस्ट कर सकती हूँ, अपना 100% दूंगी और मुझे 100% मिलेगा। तो मैंने ऐसे करके अंजलि जी मैंने 7th से स्टार्ट किया, 12th तक मैंने स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखा, और मैं 7 बार मैं स्टेट लेवल पे गई हूँ। तो राजस्थान में कई सारे जिले मैं पर्सनली अपने आप को बहुत अच्छी और बड़ी ट्रैवलर तो नहीं कहती, लेकिन ये घूमने फिरने का और जगह जगह पे जाने का कीड़ा भी मुझे मेरे स्पोर्ट्स से ही मिला। कि जब हम स्टेट पे जाते थे, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग से जाते थे, स्टेट लेवल पे अलग से जाते थे, नए लोगों से मिलते थे, नए लोगों से सीखने को मिलता था। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को धीरे-धीरे लगने लगी कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है। हमारा आस-पास के गाँव, हमारे आस-पास की लड़कियाँ कितनी डिफरेंट है, कितना कुछ आगे है। वो मैं बहुत छोटे से गाँव से थी और वो कितनी आगे है। तो फिर मुझे घूमने का कीड़ा लगा कि नहीं, मुझे नई-नई जगहों पे जाके सीखना है। मुझे याद है अंजलि जी, मैं 7 बार जब स्टेट खेली तो मैं जब 12th में थी तो मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था। और वाह। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी, और उससे भी क्या बड़ी माहौल था खुशी घर में थी और आपको कैसा लग रहा था उस वक़्त? मेरे लिए, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए कि सिर्फ अपने गाँव की नहीं, सिर्फ अपने आस-पास के गाँव की नहीं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की पहली लड़की थी उस समय, जो स्टेट के लिए नेशनल के लिए चयनित हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, और मेरे से भी ज़्यादा खुशी की बात ये मेरी मम्मी के लिए थी। अगले दिन अरे मेरी बहुत। मम्मी हर घर में जाके बोल रही थी कि रेखा नेशनल खेल के आएगी। मेरी मम्मी को वाह। नहीं पता था नेशनल क्या होता है। वाह। बस ये पता था कि बहुत बड़े लेवल पे जा रही है खेलने, और सब जगह पे ननिहाल में फ़ोन करके बता रही है रेखा नेशनल खेलने जा रही है। मुझे पता ही था मेरी बेटी एक दिन ऐसे जाएगी खेलने। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी अंजलि जी, नेशनल खेलने के लिए मुझे नागौर जाना था कैंप अटेंड करने। 2 दिन का जी। कोचिंग कैंप था वहाँ पे, और फिर वहाँ पे आई थी 46 गर्ल्स, और उन 40 पूरे स्टेट से आई थी, और उन 46 गर्ल्स में से उनको सिर्फ 16 लड़कियाँ चुननी थी, जो आगे जी। नेशनल खेलने चंडीगढ़ जाएगी। और वो 46 गर्ल्स अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी सब। सब अच्छा खेलते थे, इसीलिए वो चूज़ हुई नेशनल के लिए। मेरे साथ सबसे पहली दिक्कत शुरू हुई क्योंकि मेरे साथ जाने के लिए, नागौर जाने के लिए भी साथ में चलने वाली कोई टीचर नहीं थी, फीमेल टीचर। जी। एक अकेली लड़की है तो उसको साथ में जाने के लिए एक फीमेल टीचर की ही ज़रूरत होती है। यही माहौल होता है ना कि कोई लेडी टीचर बिल्कुल। जाए, पीटीआई मैम।
तो कोई लेडी टीचर थी नहीं उस समय, कुल मिला के मेरे स्कूल में 4 टीचर ही थे। जी। तो कोई था नहीं। तो फिर मेरे पापा, मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैंने पापा से इतना डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मम्मी ने शायद उनसे बात की थी। पापा अगले दिन मेरे स्कूल में आए और सब बैठे थे, तो एक टीचर थे, मेरे क्लास टीचर थे, उनसे पूछा कि सर आप ये 2 दिन क्या कर रहे हैं? क्या आप अफोर्ड कर पाएँगे? थोड़ा-सा टाइम मैनेज कर लेंगे? आपके 2 दिन का जो भी होगा मैं दूँगा खर्चा, मेरी बेटी को नागौर लेके जाइए। उसके साथ चलने के लिए कोई नहीं है, वो इतनी दूर ऐसे अकेली गई नहीं है, मैं भेज तो दूँगा उसको। लेकिन जी। अगर आप जा सको तो जाइए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पापा ने एक मतलब आजकल की लड़कियां या ये शहर में रह रही लड़कियों के लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी कि बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। पापा ने एक मेल टीचर को मेरे साथ भेजा। बस की जर्नी में हम लोग साथ गए, वहां पे वो 2 दिन रुके। और अगर थोड़ा-सा टाइम लूँ तो मैं थोड़ा-सा वहाँ का किस्सा बताना चाहती हूँ। जब मेरा प्लीज़, नेशनल के प्लीज़। लिए सिलेक्शन हुआ, वो सर मेरे को लेके गए, तो जो पीटीआई मैम ने मुझे सिखाया था, ये गेम लेके आई थी, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था और वो वहाँ मुझे नागौर में मिली। जी। और उन्होंने मुझे, वही एक बंदी थी जिन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया, रेखा तुझे खेलना है, तू मस्त खेलती है। जी। उस दिन अगले दिन अंजलि जी सिलेक्शन होना था लड़कियों का, जो 16 लड़कियाँ चयनित होनी थी, उन लड़कियों जी। का सिलेक्शन होना था और मेरा उस दिन पीरियड आया, 1 दिन पहले ही। ये एक और लड़कियों का संघर्ष अलग ही चलता है। पीरियड जी। अगर नॉर्मल होता ना, तो ठीक है हम लोग मैनेज कर लेते। मुझे ओवर ब्लीडिंग होती थी उन दिनों में और बहुत ज़्यादा मतलब क्रैम्प्स आते थे पेट में, कि मैं चलने में भी मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं रहती थी। पूरे दिन ऐसे टाइम में मैं सोती रहती थी। मेरे से नहीं होता था हिलना-डुलना। मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई, मैं किसी से, थोड़ा-सा टैबू भी था मेरे अंदर, वो पीरियड्स की बातें किसी से नहीं कहते। जी। बहुत सारी ऐसी थी छोटी-छोटी चीज़ें, हालाँकि मैं इनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी थी। तो सुबह 6 बजे प्रैक्टिस के लिए जाना था, वहाँ पे चयनित होना था, अच्छा अपना बेस्ट दिखाना था और सुबह 5 बजे मैं अपने आप को लॉक करके बाथरूम में बैठी थी। सब लोग जा रहे थे, सब अपना खेल खेल रहे थे, ये सब कर रहे थे और पीटीआई मैम आई, बहुत सब लोग दरवाज़ा बजा के गए, लेकिन मैं डरी हुई थी, मैं नहीं खोल रही थी दरवाज़ा। फिर मेरी पीटीआई जी। मैम आई, उन्होंने कुछ मेरे को इमोशनली मेरे को थोड़ा-सा किया और मैं फिर बाहर निकली। उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा मैं नहीं खेल पाऊँगी। मैंने कहा इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि मैं पैड भी लूँगी तो मेरे को 1 घंटे में 3 से 4 पैड बदलने पड़ेंगे, इतनी हो रही है। तो बोले कोई आइडिया तुझे लगता है इसका, तुम्हें पहले भी कोई हुआ होगा कुछ और तुमने कुछ लिया होगा? मैंने कहा मेरी मम्मी है ना, जब मेरे ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी फैमिली जी। डॉक्टर से एक दवाई लाती है। वो दवाई थी हुँ। मेरे को देती है तो मेरा धीरे-धीरे थोड़ा कम हो जाता है। पीटीआई मैम ने तुरंत मेरी मम्मी को कॉल किया वहाँ से। मेरी मम्मी को सारी सिचुएशन बताई कि ये हो रहा है। अ, हमारी फैमिली डॉक्टर जो है वहाँ मेरे गाँव से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और जी। उस समय इतने कोई था नहीं चलाने वाला गाड़ी, तो मुझे याद है मेरी मम्मी ने पीटीआई मैम को बोला कि मेरे को 1 घंटा दीजिए। मेरी मम्मी मतलब तुरंत जो वहाँ पे वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे गई और उस हॉस्पिटल गई। वहाँ पे वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कैसे भी करके उनसे हाथाजोड़ी करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे बात की फ़ोन पे। फिर उन्होंने एक टैबलेट लिख के दी, सिचुएशन बताई। फिर वो मम्मी वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे गई और मेडिकल स्टोर वाले को फ़ोन दिया कि ये दवाई का नाम बता दो वहाँ पे, जो हुँ, मेरी बेटी हुँ, को हुँ। अवेलेबल करा देगी। तो फिर उन्होंने टैबलेट दे दी, फिर मेरी मम्मी ने पीटीआई मैम को कहा कि मेरे को रेखा से बात करनी है, रेखा से बात करवाओ। मेरे पास फ़ोन नहीं जी। था। जी। मेरी मम्मी ने उस समय मेरे को कहा कि तू सब कुछ भूल जा। मैंने कहा मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खेल हुँ। पाऊँगी। बोले कि ये नहीं खेल पाना तो तेरी डिक्शनरी में था ही नहीं कभी, तुझे तो अपना बेस्ट करना है। बोले कि मैं जी। ये नहीं कह रही कि तुझे जीत के आना है। मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी वो बात कि मैं ये नहीं कह रही तुम्हें जीत के आना या सेलेक्ट होना ही है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि तू अपना बेस्ट दे। बिल्कुल। बस तू अपना बेस्ट देना कि हाँ, कल को जाके तुझे ये ना लगे कि किसी चीज़ की वज़ह से तू अपना बेस्ट नहीं दे पाई। बोले सब कुछ भूल जा और अपना बेस्ट खेल। जीत जाए, सेलेक्ट हो जाए कोई बात नहीं और नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं। मेरे को तेरे पे उतना ही प्राउड रहेगा हमेशा। तो
वो मैंने टैबलेट ली, लेकिन सच कहूँ ना, उस टैबलेट का असर मेरे पे हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी की बातों का असर मेरे पे ऐसा हुआ साइकोलॉजिकल अंजलि थिंग। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि वहाँ पे सिलेक्शन होना था, और मैं ट्रूली कह रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ, वो सिर्फ एक कोचिंग कैंप था और मुझे सिर्फ सेलेक्ट होना था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट खेला, मेरा बेस्ट दिया उस दिन। मैं जब खेल रही थी, मेरा पूरा लोअर ब्लडेड था अंदर से, जमीन पे मतलब गिर रहा था सब कुछ। पूरा लड़के थे, पूरा स्टेडियम था, सब देखने आ रहे थे। मेरा ग्रे कलर का लोअर था, मुझे याद है, और मेरा पूरा ब्लडेड था। मेरा जरा भी ध्यान उस पे नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ खेलने पे था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और मैंने उस दिन खेला, सामने और रोए खड़े हैं मेरे, बिल्कुल। और उन और अगले दिन रिजल्ट आया कि उन 46 गर्ल्स में से रेखा का भी नाम है। वाह। और मैं सिर्फ रोए जा रही थी, अपने पीटीआई मैम के गले लगकर सिर्फ रोए जा रही थी। और उन्होंने कहा कि तूने कर दिखाया, बस बोले कि तू ये कर सकती है ना रेखा, तो तू कुछ भी कर सकती है जिंदगी में। तो मेरे लिए मेरा खेल जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो मेरे लिए मेरी बहुत बड़ी ताकत है। इसने मुझे जीवन की कई सारी ऐसी चीजें, अंजलि जी, जिनमें से मुझे बाहर निकाला, कि आप कैसे हार जीत से डील करना है, आपको कैसे मुश्किल परिस्थितियों में आपको बैलेंस करना है, कैसे आपको सिर्फ दो केले खा के आपको 4 मैच खेलने हैं, कैसे आपको पूरी टीम के साथ बैलेंस बना के चलना है। अगर कोई एक भी खिलाड़ी कमजोर है तो उसका साथ कैसे देना है, उसको साथ खड़े रख के उसको टीम में बना के उसको मजबूत कैसे बनाना है, ना कि आपको अकेले मजबूत बनना है। तो ऐसी कई सारी चीजें जो मुझे मेरे स्पोर्ट्स में, और सबसे ज्यादा मेरी मम्मी ने सिखाई। तो मेरे पास शब्द नहीं है रेखा, मैं क्या ही कहूँ अभी आपकी कहानी सुन के। और मैं आपको सलाम करती हूँ, और आपके साथ साथ आपकी माँ को भी सलाम बहुत सारा, जिन्होंने शी इतनी इज द वन। इतनी प्रेरणा दी आपको फोन से, और हिम्मत दी, शायद वो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है उस वक्त में। मैं उनकी एक छोटी सी बात बताती हूँ, हालांकि वो बहुत सारी जगहों पे मुझे सपोर्ट करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी जो मेरे साथ रहती है, मुझे हेल्प करती है। पता है, आप और हम और हर कोई लाइफ में किसी ना किसी मुश्किल में फंसता है। हमको बिल्कुल। देख के लगता है कि अरे यार, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम निकल ही नहीं पाएंगे इससे। हम जी। डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम मुश्किल एकदम से ऐसे हो जाते हैं, कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। तो मैं आपको बस इतना बता रही हूँ, या इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलती हूँ। मुझे बचपन की एक बात याद है कि हमारा कारखाना था जो थोड़ा दूर था, 300 मीटर की दूरी पे था, 300-400 मीटर की दूरी पे। जी। तो वहाँ जाने के लिए एक अंधेरी गली को पार करना होता था। जी। हालांकि लाइटें होती थी तो इतना वो दिक्कत नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट्स होती थी, लेकिन कई बार गांव में लाइटें बहुत जाती थी। तो जी। जी। तो अंधेरा होता था। तो मोस्टली वहां पे एक बंदा जो अंकल थे वो वहां पे काम करते थे, तो उनको टिफिन देने और लेने का काम मेरा था। और जी। जब लाइट नहीं होती थी तो हम लोग पापा को बोल देते थे, या किसी को बोल देते थे। उस समय मम्मी ने कहा कि रेखा टिफिन दे के आना है। मैंने कहा मम्मी बहुत अंधेरा है, मैं तो नहीं जाऊंगी, बहुत अंधेरी गली है, कोई आ जाएगा, भूत आ जाएगा, कोई खा लेगा। मैंने कहा कि नहीं 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 जा। मम्मी ने कहा चल मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं मम्मी, पापा को आने दो ना, पापा जाएंगे। उस समय सोचिए कितना कंडीशनिंग वाला एक चीज था कि मुझे मेरे पापा पे भरोसा था कि पापा चले जाएंगे, लेकिन मम्मी पे नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल, कंडीशनिंग। मतलब कितना ऐसी चीज ना, मैं जैसे पापा जा सकते थे वैसे मम्मी भी जा सकती है। फिर मम्मी ने कहा पापा काम पे बिजी होंगे, तू चल मेरे साथ चल, मैं चलती हूँ साथ में। मैंने कहा ठीक है चलो। आधे रास्ते तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ठीक था। आगे इतना अंधेरा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी जी। नहीं दिख रहा था। मैंने मम्मी का एकदम से हाथ पकड़ा, मैंने कहा मम्मी वापस चलो। मैंने कहा कुछ भी नहीं दिख रहा सामने, कैसे जाएंगे, गिर गए, पत्थर आ गया, बहुत सारी चीजें थी। मैंने मम्मी को सारे एक्सक्यूजेस दिए ना जाने के, और मेरी मम्मी ने सारे एक्सक्यूजेस दिए मुझे जाने के, कि चल। तो मेरी मम्मी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा उस समय। तो फिर मैंने एकदम मम्मी का हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने कहा मम्मी डर लग रहा है। बोले कि, मेरी मम्मी ने मतलब कहा कि देख, अभी दूर से जो अंधेरा दिख रहा है ना, धीरे धीरे हम नजदीक जाएंगे वो अंधेरा अंधेरा रहेगा ही नहीं, रास्ता साफ नजर आएगा, लेकिन उसके लिए हमें नजदीक जाना पड़ेगा। दूर से हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि वो अंधेरा ही है और हमें कुछ नहीं दिखेगा।
उस बात पे मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप चल पड़ी मम्मी के साथ। और यकीन मानिए सच में ऊपर से चाँद की रोशनी पड़ रही थी हल्की-सी और रास्ता साफ दिख रहा था। मैंने मम्मी का जो कस के हाथ पकड़ा हुआ था एकदम वो लूज़ किया, ढीला किया और आराम से चल पड़ी। मम्मी ने कहा, "अच्छा बता, वहीं से हम चल पड़ते, मुड़ जाते तो पता चलता कि अंधेरा था ही नहीं।" मैंने कहा, "नहीं।" तो बोले, "तू कैसे डिसाइड कर लिया पहले कि अंधेरा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा?" उस समय मेरी मम्मी ने कोई ज्ञान नहीं दिया कि देख लाइफ में ऐसा होगा तो ऐसा करना है। लेकिन वो जी। चीज़ें आज जाके मुझे समझ में आ रही है। आज जब मैं किसी परिस्थिति में फँस जाती हूँ और मुझे लगता है या फिर मुझे लगता है नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, तो मम्मी की वो याद आती है बात कि पहले ही हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब तक कि वो प्रॉब्लम एकदम से हमारे पास नहीं आएगी, कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। कैसे हम सोच लेंगे कि नहीं, नहीं हम नहीं कर पाएँगे या ये नहीं हो पाएगा, जब तक कि उस चीज़ से हम फेस नहीं करेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी ने मेरा अंधेरे से ही डर नहीं भगाया, मेरी बहुत सारी चीज़ों से डर भगाया। हम तो आपकी माँ का नाम ज़रूर जानना चाहेंगे। रेखा प्लीज़ बताएँ। कमला सुथार नाम है उनका। कुछ बताएँ उनके बारे में, कैसी हैं? क्या उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं? वो कमाल की बंदी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम उनको नहीं पता फेमिनिज़्म क्या होता है, अ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं उनको नहीं पता। लेकिन वो इतना ज़रूर जानती है कि एक लड़की का काम सिर्फ़ घर का काम करना ही नहीं होता, वो साथ में सारी चीज़ें बैलेंस कर सकती है। उसको सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर वो काम कर रही है, खाना बना रही है, तो वो अपने लिए कमा भी सकती है। वो मुझे बहुत फ़ोर्स करती है, "तू तू अपना घर कब लेगी?" मतलब सोचो, सारी माएँ होती है वो कहती है कि ससुराल का घर तुम्हारा ही है या मायका तुम्हारा ही है। वो मुझे कहती तू अपना घर कै कब लेगी? कितनी प्राउड की बात है ना। बिल्कुल, सोच पाती हैं अपना वो वहाँ तक। हाँ, वो वहाँ सोच तक के सोच आपको पाती है। बिल्कुल और प्रेरणा भी देती हैं आगे बढ़ने वो की। गाँव में रही है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी फेस की है, पूरी कंडीशनिंग में रही है, उनके भी घर में वैसा ही माहौल रहा, बहुत छोटेपन में उनकी शादी हो गई, सिर्फ़ गृहस्थी ही उनका जीवन बना रहा, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को ब्रॉड रखा। उन्होंने ये ज़रूर चाहा कि जो मैंने सफ़र किया, वो मेरी बेटियाँ ना करें। बिल्कुल। लोगों ने ताने भी दिए, लोगों ने बहुत कुछ सुनाया भी जब मैं बाहर गई अकेले, बहुत सारी चीज़ों में मैं आगे रही, मैंने चीज़ों को तोड़ के मैं जब 9th या 10th में थी तब मैं पापा की बुलेट चलाती थी। हाँ, मैं अभी वहीं पे आने वाली थी। हाँ, अच्छा किया आप आ गए। खुद बताइए ना प्लीज़ कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र? मतलब वही था शुरू से ही स्पोर्ट्स में और इन सब चीज़ों में मेरा था ही और जी। गाड़ी चलाना, बाइक चलाना मेरे को अट्रैक्ट करता था कि मेरे को सीखना है। तो बहुत कम उम्र में मैंने साइकिल सीख ली थी और बहुत ही कम उम्र में मैंने बाइक चलाना सीख लिया था और बहुत ही कम उम्र में मैंने मेरे पापा के पास बुलेट थी जो आज भी है, चलती नहीं लेकिन उस समय उस बुलेट पूरे गाँव में एक ही बुलेट थी और क्रेज़ था और मेरा सबसे ज़्यादा क्रश था उस बुलेट पे। पर पापा देते नहीं थे मुझे हाथ में क्योंकि छोटा-सा शरीर था एकदम दुबली-पतली सी थी तो उनको डर था गिर जाएगी और लग जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा। जी। तो मैं क्या करती थी मेरे कज़िन्स जो थे मेरी टोली थी वो, मेरे अच्छा। सारे कज़िन थे वो तो हमारी टोली थी तो उन सब में सारी चीज़ें मुझे ही आती थी और मेरे ही पास थी। तो वो लोग सब आगे-पीछे घूमते रहते थे। तो तो पापा की बुलेट अंदर रहती थी तो पापा 8 बजे उठते थे। और 9 बजे अपना सारा काम-वाम करके 10 बजे निकलते थे घर पे। मैं 6 बजे उठती थी, मैं भी बहुत लेट उठती हूँ लेकिन उस लालच की वज़ह से मैं जल्दी उठती थी, अपने सारे टोली को भी कहती थी बुलेट चलानी है, तो सुबह आ जाना। हम लोग धीरे से ले जाते थे बुलेट को, मेरे पैर नहीं पहुँचते थे, तो वो किसी कोई कुछ लकड़ी का टुकड़ा या कोई पत्थर का टुकड़ा कोई होता था ना, हम उस पे पैर दे के किक मारनी पड़ती थी और वो इतनी हैवी किक थी ना अंजलि जी कि कई बार वो रिवर्स किक देती देती थी ना तो इतना गजब का पैर टूट जाता था। तो ये सारी चीज़ें ओह! दिमाग में थी, ये सारे रिस्क भी थे लेकिन चलानी थी। और ऐसे करके मैं बुलेट लेके जाती थी पापा की और लेके भी आती थी, 1-2 बार गिराई भी। लकीली पापा ने डाँटा नहीं लेकिन फिर बाद में एकदम से चेतावनी दे दी कि जब तक इसके लायक ना बन जाए, पैर पूरे ना पहुँच जाए तब तक मत चलाना। तो ये भी एक अलग ही वो रहा कि हर चीज़ मेरे को करनी है बस, करनी है। कार सीखनी थी, पापा ऑफ़िस जाते थे, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं था उनको। तो वो ऑफ़िस जी। जाते थे, वहाँ की दूरी 30-35 किलोमीटर होती थी, तो मैं ज़बरदस्ती उनके साथ जाती थी। तो
ऐसे करके मैं सीखी, तो कीड़ा था तो मन में हर चीज़ सीखने का। हमें हमें यहाँ पे किसी हमारे एक व्यूअर का कमेंट भी आया आपके लिए, बुलेट रानी। तो हम इस बुलेट रानी से यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं बुलेट पे, जैसा कि मैंने आपके हाँ। इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा। उनमें से बहुत सारी बहुत रुचिकर भी रही होंगी, तो प्लीज किसी इंटरेस्टिंग सी अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए जो आपने बुलेट से की हो। वैसे तो बहुत सारी बुलेट से तो नहीं की, मैंने मोस्टली एक्टिवा से की, क्योंकि बुलेट कुछ साल बाद में हमारी खराब हो गई थी और पापा ने रिपेयर करना ज़रूरी नहीं समझा, उसको रख दी। लेकिन हाँ, कज़िन की बुलेट थी और मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि इस पे लॉन्ग राइड कैसे करते हैं। एक्टिवा पे तो मैंने बहुत सारी की, लेकिन मैंने कहा बुलेट लेके जाना है। तो एक रिलेटिव की थी और मैंने उससे बोला कि मेरे को बुलेट चलानी है, 1 दिन के लिए मेरे को दे दे ऐसे। उसको नहीं पता था कि मैं कहीं दूसरी जगह इसको दूर ले जाऊँगी। उसको यही था कि इसको शौक है, इसे थोड़ा-सा घुमा के लेके आ जाएगी और इतनी डेयरिंग भी नहीं होगी कि कहीं पे जाके आ जाएगी। और उस समय फिर मैं बुलेट ली और उदयपुर आपने सुना होगा नाम? तो उदयपुर मेरे गाँव से 100 किलोमीटर दूर है और लेकिन उसका रास्ता पूरा पहाड़ से होके जाता है। पूरा पहाड़ अपन को पार करना होता है। तो पहली राइड थी वो, अम, मेरा ग्रेजुएशन था, शायद 2009 या 10 की बात है और उस समय मैं बुलेट लेके उसकी और अपनी जो पॉकेट मनी सारी बचाई हुई थी, उस सारी का पेट्रोल भरवा के मैं उदयपुर गई थी। रास्ता भी नहीं पता था मुझे। उस समय गूगल मैप भी नहीं था कि मैं रास्ता देख लूँ। तो पूछ-पूछ के अंकल वहाँ जाना है, वो कहाँ रास्ता है, ये रास्ता, वो रास्ता, काफ़ी देर तक काफ़ी तो एक सिंपल रास्ता ही था। आगे जाके बहुत कन्फ्यूज़िंग था। तो पूछ-पूछ जी। के बैलेंस कर के मैंने पहली अपनी उदयपुर तक लेके गई थी बुलेट। तो वो मेरे लिए खास इसलिए है कि वो पहली बार था। पहली बार मुझे विश्वास हुआ कि मैं बुलेट लेके कहीं भी जा सकती हूँ। पहली बार मुझे बिल्कुल। खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि मैं बैलेंस कर सकती हूँ इस पे। बाहर जा सकती हूँ, ट्रैफ़िक में मैनेज कर सकती हूँ, सिटी में ले जा सकती हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे खास जर्नी थी। बाकी तो बहुत सारी की। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी आया आपके लिए कि आपको अपनी पहली बुलेट या एक्टिवा कैसे मिली। ये बहुत ज़्यादा फ़नी, और अगर इसको ये कहूँ ना मैं कि मैं बहुत बड़ी इडियट थी, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं होगी। मैं मैं आपको समझ पा रही हूँ कि प्रश्न किस तरफ जा रहे हैं, पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते इस बात को। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनको भी शायद नहीं पता कि मेरी शादी जब मैं 17 मैंने कंप्लीट किया नहीं था पूरा, उस समय ही हो गई थी मेरी। मैं पूरी 18 की नहीं हुई थी। तो कह सकते जी। हैं कि मैं जब 17 की थी तब मेरी शादी हो गई थी मेरी बड़ी दीदी के साथ। मेरी शादी, मेरे पापा को तो पता था कि ये लड़की ऐसे तो शादी करेगी नहीं, और पापा क्योंकि आस-पास हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि बड़ी बेटी के साथ आपको छोटी बेटी की भी शादी करनी है। उसके पीछे एक अलग कहानी है जो अब जाके बंद हो गई है। वो एक कंडीशनिंग वाला ही है। पैसे भी बच जाते हैं और फेरे भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लड़कियों को तो शादी करनी है, भले 10 की उम्र में करे, 16 की उम्र में करे या 19 की उम्र में करे। तो उस समय ये था कि मेरे पापा तो इतने ज़्यादा एग्री नहीं थे, लेकिन चाचा, ताया जी और इन सबको सबसे बातचीत की हुई, सबने कहा कि नहीं-नहीं तुमको तो दोनों की शादी करनी पड़ेगी। अब पापा का ये था कि रेखा को कैसे कहे बात। पता था नहीं मानेगी ये। और ज़िद पे आ गए तो फिर कुछ भी कर लो वो करेगी ही नहीं, कुछ भी भाग के चली जाएगी। उनको पता था सब कुछ, कि अगर नहीं करना तो नहीं करना। तो एक दिन बैठे थे सब, शादी की डेट भी सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो पापा ने कहा कि तेरी भी शादी कर रहे हैं दीदी के साथ में। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये सब चीज़ें अभी थोड़ी होनी है, मेरे तो अभी टाइम है, मेरे स्कूल चल रही है, कॉलेज होगा, फिर आगे नौकरी भी करूँगी मैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी से शादी, बोले देखो ससुराल थोड़ी भेजेंगे। मैंने कहा नहीं, कोई है नहीं, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, मेरे को नहीं करनी है शादी। तो बोले अच्छा मैं सोच रहा था तुमको एक एक्टिवा दिला दूँ। अरे यार, मतलब सोचो, जो लड़की मतलब बचपन से सपना देख रही अपना खुद का एक व्हीकल हो, घर में भले पापा के पास हो, किसी के भी पास हो, लेकिन अपना व्हीकल, जिसे ये कहेंगे ये रेखा का एक्टिवा है या रेखा की बाइक है। तो यार मेरे लिए तो मतलब सातवें आसमान जितना ऊपर था वो चीज। तो मैंने कहा सच में दिला रहे हो? बोले कि बस शादी कर ले, शादी के तुरंत बाद एक्टिवा लेके आ जाएंगे हम लोग, तेरी पसंद का कलर चूज करना, और ये सब ऐसी ऐसी सब बातें हुई। कुछ देर मैं चुप रही, फिर मैंने कहा
फेरे तो पड़ने हैं यार, फेरे पड़ के फिर कौन सा मेरे को ससुराल जाना है, दीदी के साथ है, और दोस्तों को कुछ बताऊंगी नहीं, और दीदी की शादी करनी है, दीदी दीदी के साथ मैं भी यही सोचूंगी दीदी की शादी हो रही है, और मेरे को सिर्फ फेरे पड़ने थे, और मैंने कहा सिर्फ फेरे पड़ने से एक्टिवा मिल रही है तो सौदा बुरा नहीं है। तो उस एक्टिवा के लालच में मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, और मैं खुशी खुशी मैंने शादी कर दी। अच्छा। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही अंजलि जी। सॉरी, मैं म्यूट पे थी। हाँ मैं आगे। कह रही थी कि जब आपको आपकी गाड़ी मिल गई और फिर कितने सालों बाद आप फिर अपने ससुराल गए? 2007 या 8 में मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद 2015 में मेरा गौना हुआ। 2015 के, हाँ 14-15 के आसपास मेरा गौना हुआ। तब तक मैंने मेरा एमए कंप्लीट कर लिया था। मैं अपने मुझे एमबीए करना था, जिसके लिए मैं उदयपुर में मैंने 1 साल तक कोचिंग ली। मैंने कैट की प्रिपरेशन की, कैट जेट मैट जितने भी थे मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, और तुरंत मेरे को बताया गया कि मेरा गौना हो रहा है, और अभी तय मतलब सही वक्त भी है, तुम्हारी एज भी हो गई है 24 तक हो गई है, तो अब तुम्हारा गौना करेंगे। तो उस समय अराउंड ये हुआ। तो ऐसे तो मैं हर जगह घूमी हुई हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं गांव में ही दबी हुई रही। मैंने अपने आप को हर जगह के लिए एक्सप्लोर किया, और मैं हर जगह पे अपने आप को बहुत इजीली कंफर्ट फील करवा लेती हूँ। मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, घुल मिल जाती हूँ हर जगह पे। मेरे लिए ये नहीं रहता कि मैं शहर जाऊंगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी, मुझे तो वो सब कुछ चीजें आती नहीं, या फिर मैं वहां जाऊंगी तो मैं कैसे, ये चीज मेरे साथ थी नहीं। मैं घुल मिल जाती हूँ हर जगह पे। तो उस समय ये था कि मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट की। मेरा इंटरव्यू भी हुआ निरमा कॉलेज में अहमदाबाद में, एमबीए की जी। एक अच्छी जानी मानी कॉलेज है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक पॉइंट आया जब गौना हो गया, और मैंने पहली बार गांव से शहर में आई लड़की। ऐसे तो जी। आई जाए 10 दिन के लिए आई, कभी 2 दिन के लिए आई, कभी ऐसे आए, लेकिन पहली बार एकदम एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े से शहर में आई। तो कहाँ आई थी आप? अहमदाबाद या फिर मुंबई उस मुंबई वक्त? मुंबई। अच्छा। ओके। गौना करके तुरंत मुंबई आ गई ससुराल में। जी। ससुराल में पूरे सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, देवर ननद सास ससुर दादा सास दादी सास, सब लोग हम्म। साथ में। अभी कुछ सालों से हम लोग एक बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जब मैं शादी करके आई थी अंजलि जी, एक रूम और हॉल का जितना घर था हमारा ससुराल वाला, उससे जी। मुझे खास दिक्कत नहीं हुई। मेरे लिए ये कभी मैटर ही नहीं किया कि आप कितने बड़े घर में रह रहे हैं या कैसे रह रहे हैं। मेरे लिए मैटर ये करता है कि आप कितना आराम से और अपनी चीजों के साथ अपने विचारों के साथ रह रहे हैं, कितने खुलकर रह पा रही है आप। तो मेरे लिए ये ज्यादा मैटर करता था। उस समय शुरुआत में एकदम एक खुले वातावरण से आई थी। मैं गांव की थी लेकिन खुले वातावरण से आई थी, जहाँ पे कोई रोक जी। टोक नहीं थी, जहाँ पे कोई बंदिश नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। वहां से मैं शहर में आई, और यहाँ पे मेरे साथ बंदिशें शुरू हुई। साड़ी पहनना, घूंघट निकालना, खाना बनाना, बाहर नहीं निकलना, जो सास ससुर कहे वो करना, घर में ही रहना, अगर बाहर जाना है किसी को साथ लेके जाओ वरना नहीं जाना। और ये अब मुंबई था? सोचो, मुंबई था। जी। अब सोचो, मेरे लिए घुटन बढ़ती जा रही थी। मैं एकदम, मेरा नेचर हमेशा से ऐसा रहा, शायद उस वजह से भी मैंने थोड़ा सफर किया कि मैं एकदम से अग्रेसिव नहीं हो पाती, या एकदम से नहीं कह पाती मेरे से नहीं हो रहा जाओ जो करना है कर लो, ये नहीं कर पाती मैं चीजों के साथ डील करती हूँ। अच्छा, मैं खुद को ही ऑप्शन और चॉइस देती हूँ, अच्छा ये करने से अगर ये होगा और ये करने से ये होगा तो बेटर कौन सा होगा। तो ये सारी चीजें मैं हमेशा से खुद से ही वो कन्वर्सेशन में रहती हूँ। तो शुरू के 1 साल मैं घुटन में रही, बहुत ज्यादा घुटन में रही। मैंने सबको बोला भी कि मैं घुट रही हूँ, पर किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि क्यों। अच्छा परिवार है, अच्छा पति है, सब कुछ है, जो चाहती हो वो मिल रहा है,
जहाँ जहाँ मतलब जो भी करना चाहती हो, कैसे भी रहना चाहती हो, तुम रह रही हो। मम्मी पापा से मिलना है, मिलने जा रही हो, उनसे बात करनी है, कर रही हो। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं था। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि मैं खुश नहीं हूँ? जब मैंने मम्मी पापा को पहली बार ये बताया कि मैं खुश नहीं हूँ, तो बोले कि क्या कमी है? अच्छा पति, जी। उनका भी वही चीज़ हुई। अच्छा, मैं खुल के बता नहीं पाई अंजलि जी, पता नहीं ये वही कंडीशनिंग वाली बात थी या क्या था, मैं खुल के बता नहीं पाई कि मैं अपनी लाइफ से और मैं उस रेखा से बहुत प्यार करती हूँ, जो खुल के अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से रहती है। मैं नहीं कह पाई उनको। फिर धीरे-धीरे पता है कम्युनिकेशन गैप होने लगा सबके बीच में, मैं खुद में ही रहने लगी, घुटने लगी, मैं अपनी बात कह नहीं पाई। फिर 1 साल तक मैंने ऐसे निकाला। साड़ी मेरे को एकदम बंद, मुझे साड़ी पहनना कभी नहीं पसंद था। शादी के बाद मैंने सीखा, मुझे रोटी बनाना पसंद नहीं था, मैंने शादी के बाद सीखा। लेकिन घर में एक अच्छी बात ये भी रही कि मेरे साथ किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्सफुली किसी ने कुछ नहीं किया। या जी। ऐसा नहीं हुआ कि तेरे को ये नहीं आता, तेरे माँ-बाप ने कुछ सिखाया नहीं, या तेरे को ये नहीं आया, तेरे माँ-बाप ने कुछ ये नहीं हुई मेरे साथ। जो मेरी सास थी, वो भी थोड़ी-सी ऑर्थोडॉक्स माइंड की उस समय थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि तुझे तुझे किसी ने उन्होंने मेरे को सिखाया। कुछ चीज़ मुझे नहीं आ रही थी, तो उन्होंने प्यार से सिखाया कि देख ये ऐसे होती है, ये ऐसी चीज़ होती है। तो मेरे दिमाग में उन सब चीज़ों को देख के आया कि ये अच्छी लेडी है। सिर्फ ये उन सब चीज़ों में बंधी हुई है क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, बहुएँ ऐसे ही रहती जी। आई हैं। जी। अपनी शर्तों पे नहीं रहती आई है, बहुएँ अपने सास-ससुर और आस-पास को देख के उनके अकॉर्डिंग ढलने के लिए होती है। तो फिर मुझे एक पॉइंट बैठ गया दिमाग में कि बदलाव हो सकता है। मैंने कहा उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से रहने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड से मैंने इस बारे में बात की तो उसने भी सपोर्ट किया। उसने भी कहा कि बदल सकते हैं हम लोग चीज़ें, लेकिन धीरे-धीरे। फिर 1 साल हुआ अंजलि जी, मैंने फिर अपनी सास को कहा कि मुझे जॉब करनी है, मैं घर पे नहीं रह सकती। तो बहुत ज़्यादा एकदम वो वैसा वाला माहौल हो गया घर पे कि हाउ डेयर यू, मतलब एक रिएक्शन वो था। जी। जी। ये तो ये अलाउड ही नहीं है घर में ऐसा बोलना बहुओं को। बट मैंने बोला, मैंने कहा मैंने जब उन्हें बोला कि मेरे को जॉब मिल गई है, मुझे एक्चुअल में नहीं मिली थी जॉब। सोचो, मेरे लिए उस जगह से बाहर निकलना था, मुझे खुद को बाहर निकालना था। तो मैंने कहा मुझे जॉब मिल गई है और 10 दिन बाद मेरी जॉइनिंग है। किस्मत का भी एक खेल देखना आपने, आपकी मेरे को जॉब कुछ भी नहीं था मेरे पास कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी कि मेरे को कोई कॉर्पोरेट जहाँ पे मेरे को जॉब मिल पाए। तो मैंने कह दिया कि मेरी जॉब लग गई है, मेरे 10 दिन बाद में जॉइनिंग है, अब क्या करूँ बताओ? तो 10 दिन तक घर में माहौल एकदम गरमा-गरम रहा। सब आपस में डिस्कस करने लगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसे होगा। फिर सास ने कहा कि देख, जॉब तो है, अब ठीक है तूने ढूँढ ली है और मिल गई है, तो तेरी खुशी के लिए देख, पैसा तो हमको चाहिए नहीं कि तेरे पैसे हुँ। का ऐसे करेंगे। लेकिन अगर है तो फिर देख, घर का काम भी तुझे करना पड़ेगा। अब वहाँ पे ये है कि आज भी होता है अंजलि जी कि आपको शर्तें यही होती है लड़कियों के लिए कि घर का काम करके ये जाना है तेरे को ऑफिस सारा। मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करती हूँ, एकदम से अग्रेसिव या एकदम से झंडा नहीं गाड़ देती। उस समय के लिए मेरे को ठीक लगा कि एटलीस्ट मैं जैसा चाह रही हूँ हो रहा है थोड़ा सा, मैं अग्री हो गई। दूसरा मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मैं बाहर साड़ी में नहीं जा सकती थी और घर में साड़ी कंपल्सरी थी। तो हुँ। हमारी 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी पुरानी सी, और जस्ट पास में एक बिल्डिंग और थी 5 माले की, जिसमें हमारा एक दूसरा रूम था। वो भी एक कमरा हॉल का रूम था। वहाँ पे कोई नहीं रहता था, वहाँ पे मैं अपने वेस्टर्न कपड़े रखती थी कि जब भी कहीं हस्बैंड के साथ बाहर जाना हो तो मैं वहाँ से चेंज करके जाती थी। तो 4 माले, मैं 4th फ्लोर पे रहती थी और वहाँ पे भी 4th फ्लोर पे ही था रूम। हुँ, हुँ। तो 10 दिन से मैं और मेरे पास जॉब नहीं थी उस समय, मेरे को बाहर निकलना था। उन जी। दिनों मैंने किया, खुद को एक्सप्लोर करना था, वो कॉन्फिडेंस मुझ में वापस लाना था कि मैं बाहर निकल के मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं 4th फ्लोर साड़ी से उतर के नीचे जाती थी, भाग के वहाँ पे 4th फ्लोर उस वाले रूम में जाती थी, साड़ी चेंज करके जीन्स और टॉप पहनती थी, फिर अपना बैग दे के निकल पड़ती थी। निकलते हुए मेरे पास सवाल था दिमाग में, मैं क्या करूँगी?
जी। करूंगी क्या, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। उन दिनों अंजलि जी मैंने लोकल ट्रेन को जाना। मैं लोकल ट्रेन का टिकट लेती थी चर्च गेट से विरार तक, और मैं उसमें घूमती थी, अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करती थी, उनकी नई नई वो बातें करते थे, किसी के साथ ये दिक्कत है, किसी के साथ ये दिक्कत है, ये स्टेशन पे ये हो रहा वो हो रहा है। ये मैंने 8 दिन तक किया। मेरे पास कुछ नहीं था। एक दिन जी। अचानक मेरे एक मैं लिख उस समय मैंने लिखना भी शुरू किया था थोड़ा बहुत। मुझे लिखना पसंद था, मैंने लिखना शुरू किया था, और लिखना भी मैंने फेसबुक से सीखा। यहाँ जी। पे आके मुझे पता चला कि एक और दुनिया है बड़ी। तो धीरे धीरे लिखना, तो उस रिलेटिव ने मेरे को फोन किया कि यार रेखा, एक ट्रांसलेशन का काम, एक एनआरआई लेडी है और उनको है ना अपने ब्लॉग्स जो वो इंग्लिश में लिखती है उसको ट्रांसलेट हिंदी में करना है, तो कर पाएगी क्या? मुझे मुझे 1% भी नॉलेज नहीं था उसका। तो बोले कि तेरे को जी। नॉलेज है, तू कर सकती है। मैंने कहा मैं कर लूंगी। मुझे तो कैसे भी करके काम चाहिए था कि कुछ करना है, निकलना है, बाहर निकलूंगी, काम करूंगी तो ये सब चीजें होगी, तो काम करना था। तो फिर मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, मुझे आता है। तो जी। फिर उन्होंने मुझे बोला और बुलाया, उन लेडी से मैं मिली, उनको मेरा सच में काम अच्छा लगा। मैं अपना 100% दिया मैंने, और मेरी जॉब लग गई। अब मैं जो झूठ बोल रही थी और मेरे ऊपर वो जो बर्डन था झूठ का, वो वो निकल हल्का गया। हुआ। वो हल्का बिल्कुल। हुआ और वो सच में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय वो एक बात भी सच हुई कि अगर आप दिल से चाहते हो ना कोई चीज, वो 100% होती है। बस आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे सारे। तो तो आपने वो 8-10 दिन का समय जो बोला था, उसके बीच में आपको कितने दिन में वो जॉब मिल गई? 10 दिन का मैंने गैप लिया था। 8 दिन में लोकल ट्रेन में सफर करती रही। 8वें दिन लोकल ट्रेन में ही मेरे पास कॉल आया, और 2 दिन बाद वाह। में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। वाह। और वो क्या बात। ट्रांसलेशन का काम मैंने 1 साल तक किया। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी, मैं अपना पैसा अर्न कर रही थी। मुझे जो चाहिए था मैं खरीद रही थी। मुझे अगर पता है, काम भी ऐसा था कि कभी मेरे को बीच पे जाना है, मैं वहां से चली गई। ऐसा नहीं कि ऑफिस कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ और वहां पे आपको बंद के काम करना है। मैं बीच पे जा रही हूँ, मैं मरीन ड्राइव पे जा रही हूँ, मैं वहां पे जा रही हूँ, वहां पे जा रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। वो टाइम शुरू हुआ मेरा ट्रैवलिंग का। उस समय मैंने मुंबई की गलियां गलियां घूमी। मैं वो सारी गलियां मैंने घूमी जो अ, पता भी नहीं था कि मुंबई में ऐसी गलियां भी है, ऐसी जी। जगह भी है। मैं इवन उस समय मैंने रेड अलर्ट एरिया का भी मतलब मैंने मतलब वो किया कि देखा। कैसा होता है, ये कभी देखा ही नहीं, फिल्मों में भी नहीं देखा कभी। जी। वहां भी मैं चल चल के गई, मैं उनको देखती थी, वो लेडीज खड़ी रहती थी, ये सब चीजें। और ये सब चीजें मैं घर पे नहीं बता सकती थी कि मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। मुझे बिल्कुल। खुद को एक्सप्लोर करना था। 2 साल तक अंजलि जी मैं 4 फ्लोर से उतरना, उस जगह पे जाना, साड़ी पहनना, वापस साड़ी चेंज करना, घर पे आके काम करना, ये सब किया। मैं हेक्टिक हो गई। अब मैंने कहा वापस दूसरे बदलाव की बारी। मैंने जी। घर पे बोल दिया मेरे से साड़ी नहीं पहनी जाएगी। वापस वही बवाल। फिर। बहू कैसे, तुम्हें अलाउड ही नहीं है ये सब कहना। जी। तो उस समय शिकायत मेरे घर पे भी गई कि ये ऐसी ऐसी बातें करती है, इसको साड़ी पे घर से बाहर निकलना था वो हमने अलाउड कर दिया। मेरे को ना चुभती थी ये बातें। मैं कह तो नहीं पाती थी, लेकिन आप कौन होते हो मुझे अलाउड करने वाले? मेरी ही लाइफ वही मैंने मैं कहने मेरे हिसाब वाली से जीनी वाली थी थी। रेखा, कि अलाउ शब्द मुझे भी बहुत अखरता है। बहुत करता है कि आप मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीने के लिए अलाउड करते हैं। हम्म। लेकिन उस समय मेरे साथ ये था कि मुझे जो चीजें बैलेंस करनी है, तो जी। आई एक्सेप्टेड दिस अलाउड। मेरे मम्मी पापा से बात की उन्होंने। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि रेखा ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही है। मैंने उनको अंजलि जी एक ही बात की, मैंने कहा अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो इस लड़की को आपको इतनी आजादी नहीं देनी थी। मैंने कहा गलती आपकी है। अगर आपको पता ही था कि मेरे को ससुराल भेजना, ससुराल वालों के अकॉर्डिंग रखना है, तो फिर मुझे वो आजादी नहीं देनी थी आपको। क्यों आपने खुले तौर पे? तो बोले हमने सोचा कि यहाँ पे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, बाद में तो तुम्हें बंद के ही रहना है। मैंने कहा चिड़िया हो क्या, या फिर कोई जानवर हो जो आपने अभी तो खूंटे से खोल के रखा है, फिर एकदम से आप खूंटे पे बांध दोगे? मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगी ये। मैंने कहा मैं शादी तोड़ दूंगी। डर बैठ गया हम्म। कि शादी तोड़ देगी, नाक कट जाएगी।
और मैं कर सकती थी। तो फिर उन लोगों ने और आपस में उनको ये सबने पता बात, होगा कि आप कर सकती हैं। हाँ, मुझे पता था, जी। मैं कर लूँगी, मुझे पता नहीं, था। नहीं, आपके लेकिन परिवार वाले भी जितना वो आपको जानते थे, उनको पता था ये लड़की ऐसा स्टेप ले कि सकती है। ये बोल दिया तो ये कर लेगी। अगर हम लोग इसका साथ नहीं देंगे तो ये अकेली जाके रह लेगी, झाड़ू-पोछा, बर्तन करके अपना गुज़ारा कर लेगी, अगर कुछ भी नहीं मिला लेकिन ये कर लेगी। उनको ये पता था। फिर आपस में सारी बातें हुई, मैंने मेरा मेरा हस्बैंड मेरे सपोर्ट में था। उसको ये था कि उसको वो सब चीज़ों से वो अलग था। उसको ये था कि तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो, मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो भी कहीं न कहीं बंधा हुआ था अपने पेरेंट्स के उस चीज़ में। वो एकदम से वो नहीं कह सकता, नहीं, नहीं आप लोग ऐसा बोलेंगे, हम लोग तो अलग रह लेंगे। ये मैं भी नहीं स्वीकार कर रही थी और वो भी, उनको भी नहीं करना था। तो मैंने तीसरा रास्ता निकाला कि साथ में रह के कैसे चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली करें। मेरे लिए ये भी था कि मेरे लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी था। मेरा अपना समय, जहाँ मेरे आस-पास कोई ना रहे। मैं दरवाज़ा बंद करके मैं कुछ भी करूँ, मुझे मेरा टाइम चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिनके लिए मैंने फाइट की। तो उस समय फिर वो एक दौरान 1 महीने तक उस चीज़ का ये निकला। फिर मैंने सलवार सूट पहनना शुरू किया घर पे। साड़ी से क्या बात है! जॉब जॉब से फिर मैंने साड़ी से निकल के मैंने सलवार सूट पहनना शुरू किया। थोड़ा-सा अखरा, थोड़ी-सी मेरे को भी लगा शुरू-शुरू में, एकदम से साड़ी, पल्लू, घूंघट और एकदम से सलवार सूट पे आ गई। लेकिन चीज़ें बदली अंजलि जी। उसके लिए मैंने एफर्ट किया, लंबा टाइम निकला, एकदम से नहीं हुआ। बहुत लंबी जर्नी हुई, एकदम से नहीं हुआ कि मैंने महीने में आई, दूसरे महीने में मैंने ये किया, तीसरे महीने में ये किया, नहीं। मेरे को 2 से 3 साल लगे। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब आप किसी की मेंटालिटी, सोच और वो कंडीशनिंग तोड़ रहे हो, तो वो अपना समय लेती है। राइट। और देखो चीज़ें ये थी कि यहाँ डिफ़रेंस थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कई जगह पे ऐसा होता है अंजलि जी कि लड़कियाँ जब ससुराल में जाती है तो उनके साथ ये कम्फ़र्ट नहीं रहता कि साथ वाले लोग समझें। ऐसी सिचुएशन में अगर वो टॉर्चर झेल रही है और ऐसी सिचुएशन में अगर वो बहुत सारी चीज़ों से बंधी हुई है और फिर वो डिसीज़न लेती है अगर कि उसको इस परिवार में नहीं रहना, अलग जाके रहना है, भले ही अकेले रहना है या अपने परिवार के साथ रहना है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। एट द एंड आपका मेंटल पीस, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप इस परिवार से अलग होके या इस टॉर्चर और झिक-झिक से, जो आपके समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप घर से अलग रहते तो आप बुरी नहीं हैं। आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। आप वही कर रही है जो आपके मेंटल पीस के लिए सही है। वरना रोज के झगड़े, रोज की चिक-चिक, इन सब में लड़कियाँ अपना पूरा जीवन निकाल देती है और फिर उसी को जीवन समझ लेती है। मेरे लिए बिल बस अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि मेरे साथ रहने वाले लोगों ने समझा धीरे-धीरे। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन चीज़ों को, उन बदलाव को, उस हर चीज़ को समझा धीरे-धीरे। मेरी सास जो सिर्फ़ घर से बाहर शॉपिंग के लिए जा पाती थी, उनके लिए वही हैप्पीनेस थी। धीरे-धीरे मैंने यहाँ पे मुंबई में एक्टिवा चलाना शुरू किया और मैंने धीरे, चलो मम्मी आज वहाँ पे राइड करके आते हैं। को भी खुश, अच्छा लगने लगा होगा, खुश बहुत खुश। ज़्यादा। मैंने कहा वो कभी फँस जाती, अरे यार वहाँ पे टैक्सी नहीं जाती क्या? मैंने कहा चलो ना, अपने पास एक्टिवा है, चलाने वाली लड़की है, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, नहीं तू कैसे चलाएगी? अरे नहीं, नहीं ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ट्राई मी। शुरू में डरी थोड़ी, फिर एक्टिवा लेके, फिर तो क्या ही कहूँ, मतलब कार चलाना हो या एक्टिवा चलाना हो, किसी की गरज नहीं। मेरी मम्मी जैसे मेरे को बोलती थी हर चीज़ के लिए, मेरी मदर इन लॉ भी, "अरे रेखा वहाँ चलना है, चलेगी क्या? अरे रेखा वहाँ जाना है, चलेगी क्या? चलो।" जब मैं उनकी ये सारी चीज़ें देख रही थी, तो साथ में वो भी समझ रही थी कि मेरे को भी मेरी अपनी आज़ादी, मेरी अपनी चॉइसेस, मैं अपने जैसे तरीके से जीना चाहती हूँ, मेरे को हक है पूरा। वो धीरे-धीरे समझने लगी। ये सबसे वही अच्छी बात, बात थी। हमने, आपको याद है अभी ऑफ कैमरा भी हम ये बात कर रहे थे कि घर में भी किसी की जब मदद करनी हो ना, तो पहले अपनी मदद करनी पड़ती है। राइट, राइट, तो पहले एकदम अपनी सही मदद कहा। करो, फिर फैमिली की मदद कर पाओगे। अब राइट। देखिए हम उसी पॉइंट पे आ गए फिर से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही था, कभी मूवीज़ का बहुत शौक था मुझे, तो कोई साथ में नहीं होता था, तो मम्मी को बोल देती, मम्मी चलो यार मूवी देख के आते हैं। और वो थोड़ी-सी झिझक में रहती थी, कभी ऐसे गई नहीं। अगर गई तो भी मेरे ससुर जी के साथ गई मूवी देखने, ऐसे किसी अपनी बहू के साथ अकेले मूवी और थिएटर में, तो वो चीज़ भी मैंने तोड़ी उनकी वजह से।
फिर वो सामने से वो कहने लगी कोई अच्छी मूवी नहीं लगी क्या, चलना देख के आते हैं। तो चीजें वाह। बदली धीरे धीरे। एक दिन बहुत सारी चीजों पे मैं अपनी सास से बात करती हूँ, चाहे वो सेक्सुअलिटी पे हो, चाहे वो एलजीबीटी जो अभी बीच में बहुत चला था उस पे हो। तो उन दिनों की मैं एक बात कहती हूँ कि एक दिन घर पे मैं ऐसे ही बैठ के कोई मूवी देख रही थी, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा वो किसकी एड फिल्म थी या शॉर्ट फिल्म थी, जिसमें उस लेडी का हस्बैंड जो होता है वो होमोसेक्सुअल होता है और शादी हो जाती है उन दोनों की, लेकिन वो रात में बन सवर के कहीं अपने दोस्त से मिलने जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अंदर से फील करता है कि वो लड़की है। तो जी। वो जाता था। तो मैं वो मूवी देख रही थी, शॉर्ट फिल्म देख रही थी, मेरी मदर इन लॉ आई रूम में। बोले, वो अक्सर मैं जब भी कुछ करती हूँ वो मुझसे पूछती है कि तू क्या कर रही है, तो मैं कह रही हूँ ये मूवी देख रही हूँ, उसमें क्या है, उसमें कैसा है, ये क्या है। तो मुझे अच्छा लगता है जब वो ऐसे पूछती है, और फिर मैं उनको डिटेल में सारी बातें बताती हूँ। तो उस समय मैं ये मूवी देख रही थी और वो आके मेरे से पूछा कि क्या देख रही है, मैंने कहा ये मूवी है। बोली क्या है इसमें, मैंने कहा ये सारी चीजें हैं। उनका रिएक्शन एकदम एकदम वैसा ही था जैसे आम लोगों का होता है, छी जी। ये क्या, ये सब क्या, मतलब पागल है क्या, ऐसी चीजें क्यों देख रही है। मैंने कहा मम्मी क्यों, इसमें क्या बुराई है। बोले ऐसा हम्म। होता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा देखो, सब इंसान है, अगर मैं हूँ, मैं लड़की हूँ और मेरे अंदर किसी लड़की के लिए ही अगर फीलिंग आ रही है तो वो गंदा क्यों है, नॉर्मल है वो, क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उस समय मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद इतना पता है कि मैंने उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और जो उनका 100% छी था ना, वो थोड़ा सा 80% 70% तक आ गया था, थोड़ी समझी थी। और उन्हीं दिनों एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। जी। तो मैंने उनको अगले दिन कहा, मैंने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। तो मूवी देखने से पहले वो हमेशा मुझसे पूछती है कि कैसी मूवी है, ताकि वो तय कर सके कि उनको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। जी। उस दिन मैंने नहीं बताया उन्हें, मैंने कहा चलो ना अच्छी लगेगी, मैंने कहा अच्छी मूवी है। हम दोनों ही देखने गए, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि उस मूवी में उन्होंने कहीं भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि अरे पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, ऐसी गंदगी फैला रहा है। नहीं, उन्होंने देखा उस चीज को, समझा, और घर आके हमने इस पे बात भी की काफी देर तक। फिर मैंने कई सारी लड़कियों के फेसबुक पर, मैंने कई सारी लड़कियों को, कई सारे लड़कों के प्रोफाइल दिखाए, मैंने कहा ये लोग ऐसे हैं, और ये लोग इनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और हम लोग ह्यूमन बींग्स के साथ प्यार में पड़ते हैं, या उनके साथ फील फील आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरी जितनी समझ थी, या मेरे में आज भी कह रही हूँ कि जितनी अक्ल है, या जितना मैं समझ पाई हूँ बहुत सारी चीजों को, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ शेयर करूँ, मैं उनके साथ बात करूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ घर का काम करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है जी। कि वो जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो सुबह वो भी मेरे साथ उठ के नहा धो के, अगर कई बार ऐसा होता है कि मैं नहा धोकर मेरे को लेट हो रहा है तो वो आटा गूंदने लग जाएंगे। शुरू में मेरी सास को ये चीजें करती थी, तो यहाँ भी मैंने अग्रेसिव ना होके, दो सिचुएशन में ना होके थर्ड रास्ता अपनाया धीरे धीरे। मेरी सास बोली ये इसको क्यों काम करवाती है तू, ये तेरा काम है, ऐसे अच्छा लगता है क्या, आस पास के लोग क्या कहेंगे, ये करता है। मैंने कहा मुझे तो आस पास के लोगों से मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, ये भी ऑफिस जाता है, ये भी काम करता है, तो घर का काम ये भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, तो इक्वली करें। बोले कि बिल्कुल। उनको एक्सेप्ट करने में उसको उनको टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 एक्सेप्ट कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि वो खुद कह रहे भरत वो प्याज काट के देना, अरे भरत वो ये सब चीजें करके देना, वो खुद भी उसमें ढल गई, उनको नॉर्मल लगने लगा। अब अब वो मुझे अगर सुबह मैं लेट उठती हूँ और वो नाश्ता बनाने लग जाता है, तो मेरी सास उस फरमाइश करती है कि अरे आज उपमा नहीं, आज आज पोहे बना दे। तो वाह। चेंज हुआ चेंज धीरे आप धीरे। स्लोली ग्रेजुअली वो चेंज आप लेके आए वही, फैमिली मेरी में। दादी सास फिर उनसे एक और नंबर ऊपर, कि जी। वो तो एकदम से नहीं देख पाती है। तो मेरी मदर इन लॉ एक बार राजस्थान गई हुई थी, और मैं और मेरी दादी सास और दादा ससुर जी थे, और वैसे ही नेचुरली हम लोग काम करने लगे और भरत मेरी हेल्प करवाने लगा। तो
मेरी दादी सास ने बोला कि तू क्यों किचन में जाता है? ये है तुम्हारे लिए, इतना क्यों करता है तू? ये तुम्हारा काम नहीं है। तो उस समय भरत ने समझाया मेरी दादी सास, बोले कि दादी ये भी जॉब जाती है, मैं भी जाता हूँ, ये भी काम करती है, मैं भी करता हूँ और घर का काम ही तो है ना, ये तो सबकी ड्यूटी है, ये तो घर का काम करना। हम सबका इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब घर में रहते हैं तो हम सबको इक्वली करना चाहिए। तो मैं भी करता बिल्कुल, हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। उस समय बिल्कुल। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद में मेरी दादी सास ने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे खम्मन खाने हैं, खिलाएगा क्या? तो बोले कि मैं बना दूँ? तो बोले बना देना, मुझे बहुत मन हो। उस समय शायद मैं घर पे नहीं थी, मेरा ऑफ़िस था और भरत का हाफ डे था या कुछ छुट्टी थी। तो उन्होंने खिलाया और जब मैं ऑफ़िस से घर आई तो मेरी दादी साहब एकदम तारीफ़ करने लगी कि ये तो इतने अच्छे खम्मन बनाता है, तुमसे भी अच्छे बनाता है। अब तो मैं इसी देखा से आपने बनवाऊँगी। आपने खाए तो पता चला ना आपको ये बात। वही, तो जी, ये चीज़ थी कि बदलाव धीरे-धीरे हुआ। बिल्कुल, सब लोगों ने धीरे-धीरे एक्सेप्ट किया कि इट हैपेंस। लड़का और लड़की मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग आपने शुरू से उसको काम नहीं करवाया, लेकिन ये उसकी मतलब सब सच कहूँ तो ये अच्छी बात उसकी है कि वो ऐसा है। वो बिल्कुल, ऐसा मानता है कि उसका भी काम है। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी आसान रही कि मैं बनी रही। मेरे को बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अम, रेखा, अभी घड़ी का इशारा हो रहा है। मैं जल्दी से आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि जो हमारी बड़ी बिंदियाँ यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं या जो और युवा बड़ी बिंदियाँ हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं बस एक छोटी-सी कहानी बताऊँगी इसमें। बहुत छोटी-सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन जिस चीज़ ने मेरा नज़रिया बदला या जो चीज़ मुझे बदलने के लिए मुझे प्रेरित किया, मैं वही चीज़ सबको बताऊँगी कि जी, मैंने आपको जैसे ही बताया, मैंने कहा मेरा गाँव है, बहुत प्यारा है, हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हमेशा से विज़िट विज़िट करने आते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। और हमेशा से हमारे मोहल्ले की गलियाँ वगैरह सब इतनी सुंदर बनाई हुई है कि लोग घूमने आते हैं। तो एक बार घूमते-घूमते एक विदेशी महिला थी, ऑस्ट्रेलिया की या ऑस्ट्रिया की थी। वो घूमते-घूमते मेरी गली में आई, अकेली थी। तो मेरे में अंदर कीड़ा था कि जब कोई आता है ना उनके साथ घूमना, उनको बताना। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, टूटी-फूटी अंग्रेजी में बात करती थी और मैं उनको बताती थी दिस टेम्पल, दिस बावड़ी, दिस ई। तो इन सब चीज़ों में बताती थी। वो काफ़ी इम्प्रेस हुई मेरे से कि मेरे में कुछ सीखने का वो है। तो ऐसे वो 4 दिन तक मेरी गली में आई और मेरे साथ घूमती रही। तो 4 दिन तक हम लोगों ने मुझे उसकी बात इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, ना उसको मेरी बात ज़्यादा समझ में आती थी, लेकिन वी कनेक्टेड समहाउ। और 5वें दिन उसके जाने का दिन था वो। मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगी थी। एक लड़की विदेश से अकेली आई, घूम रही है, फिर रही है, कैसे कैसे इतना मतलब वो हिम्मत पराए आई। देश हाँ, बिल्कुल, पराए देश में। तो मैंने उसको ऐसे ही जब वो जा रही थी तो उसने मैंने उसको कहा कि आई लाइक यू सो मच, मुझे आपके जैसा बनना है, मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ। तो उसने ना अपने पॉकेट से एक बटरफ्लाई निकाली, बटरफ्लाई पिन, साड़ी पिन होती है और एक वेलवेट के कपड़े में वो डाली हुई थी पॉली वो उसमें लिफाफे मैंने और उन्होंने मुझे ये दिया, दिस इज़ फॉर यू। और अपने मुझे याद है वो सीन, अपने घुटनों पे बैठ के उसने मेरे यहाँ पे चिन पे हाथ रख के मेरे को बोला कि डार्लिंग बी लाइक यू। मुझे याद है आज भी उनके वो शब्द कि हमेशा अपने जैसी बनी रहना, किसी के लिए भी अपने आप को मत बदलना। और वो दिन था और अभी रिसेंटली मैंने बाइक से केदारनाथ का ट्रिप किया, मतलब बाइक से सोलो ट्रिप किया केदारनाथ की तरफ। वहाँ पे बीच में एक चौमासी मेरे दोस्त का एक वो रिसॉर्ट है, उन्होंने अपना होम स्टे ले रखा है। वहाँ पे एक छोटे से गाँव में एक छोटी सी स्कूल है जिन बच्चियों लड़कियों के साथ मैं 2 दिन रही। और वो लड़कियाँ मेरे से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई, हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ। और मैं जब उस दिन ना निकल रही थी उस गाँव से तो उन्हीं में से एक बच्ची मेरे पास आई और बोली कि दीदी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मुझे आपके जैसा बनना है। आई रिमेंबर दैट गर्ल। मुझे उस लड़की की याद आई, उस फॉरेनर लड़की की। और
मैंने लिटरली अपने घुटने पे बैठ के उसके चिन पे हाथ रख के कहा कि डार्लिंग वी लाइक यू, हमेशा अपने जैसी बनी रहना, किसी के लिए कभी खुद को किसी मत के लिए बदलना। तो बिल्कुल मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने जैसे बने रहना, बदलाव ज़रूरी है लेकिन खुद को अंदर से दूसरों की वजह से या दूसरों के लिए मत बदलना। खड़े रहना अपने लिए। चीज़ें बदलती हैं और बदलेगी। बिल्कुल। तो आई एम श्योर रेखा की ये बात यहाँ पे मौजूद सभी बड़ी बिंदियों ने जरूर नोट की होगी और वो इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी करेंगे। आज फिर हम आपसे एक आज हर हफ्ते पता है रेखा हमारे पास एक मेहमान आता है और मैं हर हफ्ते मैं और हमारी सारी बड़ी बिंदियां कुछ एक अलग ही मैसेज लेके और सीख के जाते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा हम सब ने। और जी, और चलते चलते मैं एक बार अपनी बड़ी दीदियों को याद दिला दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय मी या कॉफी का एक लिंक मिलेगा। तो हमारे लिए कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी चाहें उतनी कॉफी आप खरीदिए। लव यू रेखा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू हियर। सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।